फ्रेंड्स, मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के वीडियो सत्र में हम लोग कक्षा 11 विषय भूगोल भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत अध्याय 14 महासागरीय जल संचलन से संबंधित अति महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्नों के बारे में जानेंगे। अतः वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। कक्षा 11 भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के एमसीक्यू सीरीज से संबंधित यह 10वां वीडियो सत्र है। कक्षा 11 भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के एमसीक्यू सीरीज से संबंधित अन्य वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इसे भी क्लिक करके अवश्य देखें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो चलिए बिना विलंब के आज के सत्र का शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, महासागरीय जल की ऊपर एवं नीचे गति किससे संबंधित है? ऑप्शन का ज्वार, ऑप्शन का तरंग, ऑप्शन गा धाराएं या ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प का इसका सही उत्तर है। महासागरीय जल की ऊपर और नीचे गति को ज्वार भाटा कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, बृहद ज्वार आने का क्या कारण है? ऑप्शन का सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन का सूर्य और चंद्रमा द्वारा एक दूसरे के विपरीत दिशा से पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन ग तट रेखा का दंतुरिक होना, ऑप्शन घ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प का इसका सही उत्तर है सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होता है? ऑप्शन का अपसौर, ऑप्शन खा उपसौर, ऑप्शन ग उपभू या ऑप्शन घ अपभू। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ग इसका सही उत्तर है। पृथ्वी और चंद्रमा के न्यूनतम दूरी को उपभू कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी उपसौर की स्थिति कब होती है? ऑप्शन का अक्टूबर, ऑप्शन खा जुलाई, ऑप्शन ग सितंबर या ऑप्शन घ जनवरी। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प घ इसका सही उत्तर है। पृथ्वी उपसौर की स्थिति जनवरी में होती है जब पृथ्वी और सूर्य सबसे निकटतम दूरी में होती है। पांचवा प्रश्न है, तरंग के दो शिखरों और गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी को इनमें से क्या कहा जाता है? ऑप्शन का तरंग की लंबाई, ऑप्शन ख तरंग काल, ऑप्शन ग तरंग की गति या ऑप्शन घ तरंग आवृत्ति। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प का इसका सही उत्तर है। दो शिखरों अथवा गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी को तरंग की लंबाई या तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। छठा प्रश्न है, ज्वार भाटा के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन का पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन खा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन का कोरियोलिस बल या ऑप्शन घ सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। तो दिए गए विकल्प में विकल्प ग इसका सही उत्तर है। ज्वार भाटा बनने के लिए कोरियोलिस बल की आवश्यकता नहीं होती है, बाकी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल तीनों उत्तरदायी होते हैं ज्वार भाटा के लिए। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महासागर की जलधाराएं ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदल देती है? ऑप्शन का प्रशांत महासागर, ऑप्शन ख अटलांटिक महासागर, ऑप्शन ग हिंद महासागर या ऑप्शन घ आर्कटिक महासागर। तो दिए गए विकल्प में विकल्प ग इसका सही उत्तर है। हिंद महासागर की जलधाराएं ऋतु के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। आठवां प्रश्न है, निम्न में कौन सा महासागरीय जल को गति प्रदान करने वाला कारक नहीं है? ऑप्शन का सूर्य, ऑप्शन ख चंद्रमा, ऑप्शन ग वायु या ऑप्शन घ बादल। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प घ इसका सही उत्तर है। बादल महासागरीय जल को गति प्रदान करने वाला कारक नहीं है, बाकी सूर्य, चंद्रमा तथा वायु के कारण महासागरीय जल में गति प्रदान होती है। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय जल का क्षैतिज गति नहीं है? ऑप्शन का ज्वार भाटा, ऑप्शन ख महासागरीय लहरें, ऑप्शन ग महासागरीय जलधाराएं, ऑप्शन घ उर्मिकाएं। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प का इसका सही उत्तर है। ज्वार भाटा क्षैतिज गति नहीं है बल्कि यह ऊर्ध्वाधर गति होती है।
10वां प्रश्न है, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण महासागरीय जल एक दिन में कितने बार ऊपर उठते एवं नीचे गिरते हैं? ऑप्शन का 1 बार, ऑप्शन का 2 बार, ऑप्शन ग 3 बार या ऑप्शन घ 4 बार। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ख इसका सही उत्तर है। चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण महासागरीय जल 24 घंटे में 2 बार ऊपर उठते एवं नीचे गिरते हैं। 11वां प्रश्न है, समुद्री सतह पर जब वायु का प्रवाह 2 नॉट या उससे कम की गति होती है तो समुद्र में उठने वाली छोटी छोटी तरंगों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन का जलधाराएं, ऑप्शन ख लहरें, ऑप्शन ग उर्मिकाएं, ऑप्शन घ ज्वार भाटा। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ग इसका सही उत्तर है। जब 2 नॉटिकल मील या उससे कम गति से हवाएं समुद्र के ऊपर प्रवाहित होती है तो उसमें उठने वाली छोटी छोटी तरंगों को उर्मिकाएं कहा जाता है। 12वां प्रश्न है, किसी दिए गए बिंदु में प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? ऑप्शन का तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन ख तरंग गति, ऑप्शन ग तरंग आवृत्ति या ऑप्शन घ तरंग काल। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ग इसका सही उत्तर है। तरंग आवृत्ति कहलाता है। प्रति सेकंड किसी निश्चित बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या को तरंग आवृत्ति कहा जाता है। 13वां प्रश्न है, एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले 2 लगातार तरंग शिखरों या गर्तों की अवधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन का तरंग काल, ऑप्शन ख तरंग आवृत्ति, ऑप्शन ग तरंग दैर्घ्य या ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प क इसका सही उत्तर है। एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली 2 लगातार तरंग शिखरों और गर्तों की अवधि को तरंग काल के नाम से जाना जाता है। 14वां प्रश्न है, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण दिन में 2 बार समुद्र तल का नियतकालीन ऊपर उठने या नीचे गिरने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन का समुद्री तरंगे, ऑप्शन ख ज्वार भाटा, ऑप्शन ग जलधाराएं या ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ख इसका सही उत्तर है। ज्वार भाटा कहा जाता है। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण दिन में 2 बार समुद्र तल का नियतकालीन ऊपर उठने और नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। 15वां प्रश्न है, जलवायु संबंधी प्रभावों या वायु एवं वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण समुद्री जल की गति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन का महोर्मी, ऑप्शन ख ज्वार भाटा, ऑप्शन ग उर्मिकाएं, ऑप्शन घ जलधाराएं। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प का इसका सही उत्तर है। महोर्मी कहा जाता है। जलवायु संबंधी या वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण समुद्री जल में गति को महोर्मी के नाम से जाना जाता है। 16वां प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा निम्न में से किस स्थान पर आता है? ऑप्शन का मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन ख बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन ग फंडी की खाड़ी या ऑप्शन घ खंभात की खाड़ी। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ग इसका सही उत्तर है। फंडी की खाड़ी में विश्व के सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आते रहता है। 17वां प्रश्न है, बृहत ज्वार निम्न में से किस समय आता है? ऑप्शन का पूर्णिमा, ऑप्शन ख अमावस्या, ऑप्शन ग और ख दोनों, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ग इसका सही उत्तर है। पूर्णिमा और अमावस्या अर्थात क और ख दोनों विकल्प सही हैं, अतः ऑप्शन ग इसका सही उत्तर होगा। पूर्णिमा और अमावस्या को बृहत ज्वार आता है। 18वां प्रश्न है, सामान्यतः बृहत ज्वार और निम्न ज्वार के मध्य कितने दिनों का अंतर होता है? ऑप्शन का 5 दिन, ऑप्शन ख 7 दिन, ऑप्शन ग 10 दिन या ऑप्शन घ 15 दिन। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ख इसका सही उत्तर है। बृहत ज्वार और निम्न ज्वार के मध्य 7 दिनों का अंतर होता है। 7 दिनों के अंतराल में बृहत और निम्न ज्वार आते रहते हैं। 19वां प्रश्न है, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य अधिकतम दूरी को निम्न में से क्या कहा जाता है?
ऑप्शन का अपभू, ऑप्शन ख उपभू, ऑप्शन ग अपसौर या ऑप्शन घ उपसौर। तो दिए गए विकल्प में विकल्प का इसका सही उत्तर है उपभू। पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य अधिकतम दूरी को उपभू कहा जाता है। 20वां प्रश्न है 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य सबसे निकटतम दूरी में होते हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन का अपभू, ऑप्शन ख उपभू, ऑप्शन ग अपसौर या ऑप्शन घ उपसौर। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प घ इसका सही उत्तर है उपसौर। 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य सबसे निकटतम दूरी में होता है, इस स्थिति को उपसौर के नाम से जाना जाता है। 21वां प्रश्न है 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन का अपभू, ऑप्शन ख उपभू, ऑप्शन ग अपसौर, ऑप्शन घ उपसौर। तो दिए गए विकल्प में विकल्प ग इसका सही उत्तर है अपसौर कहा जाता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है जो 4 जुलाई को होती है, उस स्थिति को अपसौर के नाम से जाना जाता है। 22वां प्रश्न है निम्न में से किस बल के कारण महासागरीय जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर प्रवाहित होती है? ऑप्शन का गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन ख कोरियोलिस बल, ऑप्शन ग चंद्रमा की ज्वारीय बल या ऑप्शन घ वायु के कारण। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प क इसका सही उत्तर है कोरियोलिस बल के कारण महासागरीय जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ मुड़ जाती है या प्रवाहित होती है। 23वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा महासागरीय जलधाराओं को नियंत्रित करने वाले कारक हैं? ऑप्शन का तापमान, ऑप्शन ख लवणता, ऑप्शन ग घनत्व या ऑप्शन घ उपरोक्त सभी। तो दिए गए विकल्प में विकल्प घ इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी महासागरीय जलधाराओं को नियंत्रित करने वाले कारक हैं तापमान, लवणता और घनत्व। ये सभी महासागरीय जलधाराओं को नियंत्रित करते हैं। 24वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा नहीं है? ऑप्शन का लेब्राडोर, ऑप्शन ख गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन ग क्यूरोसिवो, ऑप्शन घ अगुलहास। तो दिए गए विकल्प में विकल्प क इसका सही उत्तर है लेब्राडोर गर्म जलधारा नहीं है बल्कि यह ठंडी जलधारा का उदाहरण है। बाकी गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसिवो, अगुलहास ये सभी गर्म जलधाराएं का उदाहरण है। 25वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? ऑप्शन का लेब्राडोर, ऑप्शन ख गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन ग कनारी या ऑप्शन घ पेरू। तो दिए गए विकल्प में विकल्प ख इसका सही उत्तर है गल्फ स्ट्रीम ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है बल्कि यह गर्म जलधारा का उदाहरण है। बाकी लेब्राडोर, कनारी और पेरू जलधारा जो है वह ठंडी जलधाराओं का उदाहरण है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कक्षा 11 भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के MCQ सीरीज से संबंधित यह 10वां वीडियो सत्र जिसमें हम लोग चैप्टर 14 महासागरीय जल संचलन से संबंधित अति महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्नों के विषय में जाने। उम्मीद करते हैं आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और इस वीडियो से संबंधित अगर किसी प्रकार का प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। साथ ही साथ भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।